यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध स्नाइपर फायरिंग में सेना का जवान घायल हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नौशेरा नियंत्रण रेखा के कलसिया सेक्टर में सेना का जवान घायल हुआ है और आज सुबह सेना का जवान स्नाइपर फायरिंग की चपेट में आए हैं। ये बड़ी अपडेट, एक और पाकिस्तान की नापाक हरकत निकलकर सामने आई है। जवान को एयरलिफ्ट करके उधमपुर आर्मी अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर जवान का उपचार चल रहा है। लेकिन बड़ी बात की ये गतिविधियां इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है वो अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप जितना भी करें, हम यहां से बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने कदम यहां पर रखेंगे। और यही कुछ देखने को मिल रहा है। साल 2024 आपने देखा होगा जिसमें बड़े पैमाने पर अलग अलग जिलों में आतंकवादी हमले हुए थे और यही सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध स्नाइपर फायरिंग में एक जवान घायल हुआ है। नौशेरा नियंत्रण रेखा के कलसिया इलाके का पूरा मामला, आज सुबह सेना का जवान स्नाइपर फायरिंग की चपेट में आया और जवान को एयरलिफ्ट करके उधमपुर आर्मी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जमशीद मलिक जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं फोन लाइन पर इस वक्त। जमशीद, क्या पूरी जानकारी है? तो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर कलसिया इलाका निशारा में पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर फायर किया गया, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ, जिसको एयरलिफ्ट करके उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया। मगर पिछले 3-4 साल से जहां सीज फायर के बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर पिछले 1-2 महीने के अंदर इस तरह की वारदातें लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा देखने को मिल रही है, जहां पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिशें देखने को मिल रही हैं। इसको देखते हुए देर रात को भी, आज सुबह भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर फायर किया गया, जिसमें एक जवान घायल हुआ है। जी क्या अभी सिचुएशन है उस जवान की और किस तरह से वहां पर सेना ने इस वक्त मोर्चा संभाला है? जमशीद, ये भी जरा बताइएगा। इधर बिल्कुल सेना ने हमेशा मोर्चा संभाला ही होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और सेना की तरफ से 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगाह रखी जाती है। मगर जहां तक जवान के हवाले से, जवान को एयरलिफ्ट उधमपुर हॉस्पिटल कर दिया गया, उसके बारे में किसी तरह की कोई इत्तला अभी तक नहीं सामने आ रही है कि उसकी कंडीशन किस तरह की है। मगर स्नाइपर शॉट के बाद, जख्मी होने के बाद उसको एयरलिफ्ट जरूर कर दिया गया। मगर इस तरह के मामले अब दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल से जब सामना आने शुरू हुए तो इससे तशवीश जरूर बढ़ना शुरू हुई है। जी तो क्या लगता है, क्या एक बड़ा एक्शन वहां से जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से दी जा सकती है? हालांकि जब भी ऐसी हरकतें होती हैं तो सेना पूरी तरीके से जवाब देती है। शीतल, बिल्कुल हर बार इनको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया गया, मगर इस बार जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि स्नाइपर सिंगल शॉट की खबर सामने आ रही है कि एक फायर हुआ है जिसमें जवान घायल हुआ है। अभी तक देखा जा रहा है कि किस तरफ से फायर हुआ, मगर अमूमन पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की जाती है। लगातार इसमें जवान जख्मी हुआ और जख्मी जवान को एयरलिफ्ट जरूर कर दिया, मगर जवाब हर बार इस तरह का सेना की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाता है। शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशीद, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जमशीद हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल सेना वहां पर डटी हुई है और सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी इतिहाद उल मुसलमीन पर बैन का विरोध जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के विरोध में पीडीपी उतरी है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया, स्वागत किया, लेकिन पीडीपी ने इसका विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गहन जांच करने के जो आदेश है वो भी दिए हैं और इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए केंद्र सरकार, या फिर यूं कहें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है और सिक्योरिटी को, सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बताना जरूरी है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी है और जम्मू कश्मीर इतिहादुल मुसलमीन, जिसे JKIM के नाम से जाना जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने मीर वाइज उमर फारूक की अगुवाई वाली अवामी एक्शन कमेटी AAC और मसरूर अब्बार अंसारी की JKIM को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है, जिसके तहत अगले 5 सालों के लिए संगठन पर तत्काल प्रभाव से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है और इसी फैसले का विरोध पीडीपी की तरफ से किया गया है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां तराजू के जो 2 पहलू होते हैं, उसमें एक तरफ गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन
जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी सूरत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एंटी एक्टिविटीज हैं उसमें शामिल होते हैं, इसमें इनका हाथ होता है, फंडिंग में इनका हाथ होता है। इस वजह से ये जम्मू कश्मीर के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। उसको लेकर गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। इससे पहले भी कश्मीर के अंदर कई ऐसे संगठन हैं जिन पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, बैन किया गया है, ताकि वो इस तरह की देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उसमें संलिप्त ना हो, जिसका नुकसान जम्मू कश्मीर को ना उठाना पड़े। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, और जाहिर सी बात है जब गृह मंत्रालय फैसला लेता है तो उसमें पूरा गहनता से पहले देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। लेकिन बड़े दुख भरे शब्दों में ये कहना पड़ता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए इस तरह से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल शीतल, आपने बड़ा विस्तार से बताया कि किस किस संगठन पर रोकथाम लगी है, और ये रोकथाम लगी है केंद्र के गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम को लेकर के अधिनियम जो है उसके तहत इन दो संगठनों को, एक संगठन को रन करते थे अब्बास अंसारी और दूसरा मीरवाइज उमर फारूक करते थे। लेकिन इस पर रिएक्शन देना, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिएक्शन दिया है। कल एक्स पे पोस्ट किया था महबूबा मुफ्ती ने, जो पीडीपी की चीफ है। आज वाहिद परा ने हाउस के अंदर कहा कि इन दोनों संगठनों पे जब प्रतिबंध लगाया गया है इस पर बहस होनी चाहिए। हालांकि रहीम राथर जो स्पीकर हैं उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि इस पर बहस नहीं हो सकती है और क्वेश्चन आवर पहले होगा। लेकिन ये बार बार डिमांड की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? कहीं ना कहीं इनके लिंक, जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इनके लिंक जो है अलगाववादियों से रहे हैं और सत्ता में आने के लिए इन्होंने अलगाववादियों का सहयोग लिया है। और शायद ये कारण है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस फैसले के, केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रही है। बिल्कुल, देखिए विनोद जी, ये कितना घातक है देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, क्योंकि यही जिक्र गृह मंत्रालय ने भी किया है। इसका बुरा असर पड़ सकता है आने वाले समय में, इनको बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या पीडीपी ने अब पुराना रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया है? क्योंकि जब 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ 15 में, उसके बाद उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बिल्कुल, आप नब्ज पकड़ रहे हैं, कश्मीर में अपनी जगह बना रहे हैं, क्योंकि कुल 3 विधायक इनके जीत करके आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जमीन वहां से खिसक गई है। उस खिसकी हुई जमीन में एक मरतबा फिर अब आप देखिए ना, 13 जुलाई की अवकाश मांग रहे थे। 13 जुलाई 1931 में जो राजा के खिलाफ बगावत हुई थी, उस दिन पहले सरकारें उस दिन 13 जुलाई को काला दिवस मना करके, शहीदी दिवस मना करके छुट्टी दिया करते थे। अब 5 अगस्त 2019 के बाद इस छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। अब ये फिर एक डिमांड कर रहे हैं, बार बार हाउस के अंदर भी कह रहे हैं कि 13 जुलाई की छुट्टी होनी चाहिए। तो इस तरीके की डिमांड जो उन अलगाववादी ताकतों को सूट करती हैं, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बार बार इस तरह की डिमांड्स कर रही है। जैसे इन दो संगठनों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है कि ये खतरा है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए भी विनोद जी एक दायरा होना चाहिए, किसका विरोध करना है, किस समय पर विरोध करना है? क्योंकि ये आंतरिक मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है। ऐसे में तो राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि छोटा मोटा मामला नहीं है। इस पर अगर हम विरोध करेंगे तो इसका कितना बुरा मैसेज सोसाइटी में या पूरे देश में जाता है, या उन आतंकवादियों को कितना इंस्पिरेशन इस तरह के बयानों से या इस तरह के सपोर्ट से मिलता है। ये तो बहुत खतरनाक है। अलगाववादी ताकतों को इस तरह के समर्थन से बूस्ट मिलता है। आप ये मान के चलिए कि अगर एक बड़ी जमात जो चीफ मिनिस्टर रही हो वो अपने एक्सपोज से ये कहें कि कहीं ना कहीं जो ये फैसला लिया गया है वो गलत है, आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया गया है। दूसरी ओर इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें हर एक व्यक्ति को अपना राइट है अपनी बात रखने का। लेकिन गृह मंत्रालय जब कोई इतना बड़ा फैसला लेता है कि 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगाता है, तो मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश किसी पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं रह जाती कि उस गृह मंत्रालय के फैसले का विरोध करे। तो कहीं ना कहीं विरोध करने से पहले आंकलन करना चाहिए कि हम कौन सी स्टेटमेंट और किसके फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना जरूर सोचना चाहिए। विनोद जी, 1990, 91
सक्रिय हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत करीब से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। आतंकवाद की वो कदमताल भी आपने देखी है, वो गोलीबारी, वो बमबारी, वो तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी पिछले 10 या 20 साल से हुआ है। इस समय धारा 370 हटने के बाद आपका आंकलन क्या कह रहा है? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में और होना चाहिए? और ऐसे ऐसे संगठन जो प्रोत्साहन देते हैं उन अलगाववादी ताकतों को या उन आतंकवादियों को जो यहां पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो कहां पर चल रहे हैं? जी शीतल, मेरा अनुभव छोड़ दीजिए, आप अपना अनुभव बताइए। क्या आपको नहीं लगता है बदलाव आया है? क्या आपने अब लाल चौक को देखा है? पहले हम लाल चौक में जाकर के गाड़ी पार्क नहीं कर सकते थे, इतना डर भयभीत रहता था। पहले टूरिस्ट इस तरह से नहीं आते थे। पहले तय होता था कि कितने दिन, महीने में, हफ्ते में स्कूल चलेंगे। पहले तय होता था दुकानदारी कितने दिन, दुकानें बाजार खुलेंगे। पहले ये तय होता था कि यहाँ इनकाउंटर हो रहा है, पत्थरबाजी कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस पर की जाए। अब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। पहले अलगाववादियों के बच्चों को मोबिलाइज करने के लिए बड़ी बड़ी नौकरियां दी गई थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। हालांकि कश्मीर के लोग कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक बदलाव है, ये दबाव है, ये प्रेशर के कारण ये शांति बनाई है, ये कॉस्मेटिक शांति है, अंदर के अंदर लावा निकल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ कड़े स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं अलगाववाद और आतंकवाद की सोच को दफन करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, फिलहाल बने रहिएगा विनोद जी आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। और जो गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है उसका सीधा सीधा फायदा जम्मू कश्मीर और देश को ही मिलेगा। इस तरह की जो ताकतें हैं, इस तरह के संगठन जो अपने ही देश को या अपने ही राज्य को खोखला करने का काम करते हैं, उन पर बैन लगाना, उन पर प्रतिबंध लगाना बहुत सही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। बीजेपी ने औद्योगिक नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने का दावा किया है। बीजेपी ने यह आरोप इस वक्त सरकार के सामने रखा है। प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार न देने की बात कही है जो प्रदेश के लोग हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 तोड़ने का हवाला देकर तंज कसा है, यानी पलटवार किया है, जवाब दिया है कि भाई 370 तो आपकी सरकार में हटा है, जब आपकी सरकार राज्य में थी, जब आपकी सरकार केंद्र में थी, राज्य में पहले सरकार थी पीडीपी के साथ, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको वहां से पलटवार करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि जो उद्योग नीति है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसका उल्लंघन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उसमें बाहरी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अपने जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय युवा हैं, जो यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इसमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से यहाँ का जो युवा है वो पीछे है, उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। हालांकि जो केंद्र सरकार या फिर 2019 का वो समय था जब कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में उद्योग क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति देखने को मिल सकती है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो प्राइवेटाइजेशन है उस सेक्टर में जॉब्स को और बड़े लेवल पर लिया जा सकता है, जिससे युवाओं को एक मौका, एक अवसर जो मिलने की संभावना है वो भी बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी ने इस पर सरकार पर निशाना साधा। विनोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, जो उद्योग नीति है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको लेकर, उसके उल्लंघन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है कि भाई आप तो इस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शीतल, उल्लंघन नहीं कहा जा सकता इसको। जो नया सिस्टम आया 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके बाद 2021 में ये पॉलिसी आती है, और 21 में पॉलिसी आती है, और बाहरी निवेश को चलते वहाँ से काफ़ी ज़्यादा निवेश आता है और बाहर के लोगों को लैंड दी जाती है अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, अपनी यूनिट लगाने के लिए उनको लैंड दी जाती है। लेकिन जम्मू के लोग इसमें खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि उनको लैंड ना दे करके बाहर के लोगों को लैंड दिया है। कल या परसों की ही बात करें, मुथैया मुरलीधरन की बात आई थी, 206 कनाल उसकी कंपनी की लैंड दी गई थी, जिससे 1600 करोड़ रुपए का निवेश आना था। लेकिन लोकल लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि 2005 में जब इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, मंगत राम शर्मा, स्वर्गीय मंगत राम शर्मा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हुआ थे, तब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक कंडीशन रखी गई थी कि 90-10 की रेशियो होनी चाहिए। 90 लोकल लोग एम्प्लॉय होने चाहिए और 10 ही आप बाहर से लगा सकते हैं। ठीक है।
और इस बार इनको लगता है, थोड़े दिन पहले इन्होंने विजिट भी किया था, तब भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी साथ में थे, राजीव जसरोटिया भी साथ में थे, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। सभी विधायक पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने तंज कसा कि 370 की वकालत तो आप करते थे, अब टूटा है, तो अब आपको तकलीफ का एहसास हो रहा है कि कितना दिक्कत है। लेकिन हम कह सकते हैं विनोद जी कि ये जो विजन था वो केंद्र सरकार का था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना, मजबूत करना, जिससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में भी वो विजन लागू किया गया। अब जबकि बीजेपी सवाल उठा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का हवाला दे रही है, जिम्मेदारी किसकी है और किसे इस चीज को समझना चाहिए? बिल्कुल, अभी तक मैं कुछ रोज पहले हम मिले थे उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से, तो उन्होंने भी कहा था कि हम जिस तरीके से लैंड अलॉट कर रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती है। कोई बड़ा से बड़ा एक सिफारिश भी है तब भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो जिस ट्रांसपेरेंट वे में हम जमीन की अलॉटमेंट कर रहे हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई एमिकेबली बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि जो लोकल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एटलीस्ट शीतल उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनकी भी सुनवाई हो। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने हाउस को एश्योर्ड किया है कि जो हमारे लोकल इंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, उनको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा। आने वाले समय में ऐसी कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी जिससे लोकल लोगों को नुकसान हो और बाहर के लोगों को फायदा हो। हालांकि बाहर से निवेश आएगा तभी रोजगार के अवसर निकलेंगे। जब तक बाहर से निवेश नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट इतना ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये जो 90-10 का रेशो आपने कहा, तो क्या वो सही है, उचित है जम्मू कश्मीर के लिए कि बाहर से निवेश आएगा तो तब यहाँ पर रोजगार के अवसर खुलेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जो 90-10 का रेशो था वो पास्ट या पोस्ट उसके पहले का था, 5 अगस्त 2019 का था। ठीक। तब हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, अपना एक झंडा था। अब हमारा झंडा नहीं है, जो एक विधान, एक निशान है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो केंद्र की पॉलिसीज है उसी को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बजट भी आया है विनोद जी, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 64 औद्योगिक स्टेट स्थापित करने का दावा भी सरकार की तरफ से किया गया है। इसको हम कैसे जोड़ के देख सकते हैं सर? देखिए, सच तो ये है कि इंडस्ट्री के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है और अनडेवलप्ड नहीं, पहाड़ी को नहीं आप वो लैंड मान सकते हैं। उसके लिए रोड कनेक्टिविटी चाहिए होती है और सबसे प्रायर इश्यूज रहते हैं कि आपके पास पावर है कि नहीं है। पावर क्राइसिस अभी चल रहा है, अभी बहुत सारा कुछ करने की शीतल ज़रूरत है। ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स, हमने 64 इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलप किए हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, कतार में हैं, जिनको अभी तक लैंड नहीं मिल गया। कुछ तो ऐसे भी केसेस हैं शीतल जिनमें उन्होंने लैंड तो ले ली है, लैंड के पैसे तो जमा करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको लैंड अवेलेबल नहीं है। ऐसे भी केसेस हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि औद्योगिक जो नई नीति है उसके अंतर्गत कैसे यहाँ पर जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जा सकता है, कैसे निवेश को बढ़ाया जा सकता है, ये सरकार की पॉलिसी है और सरकार को इस पर देखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के कच्ची छावनी इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 17 वर्षीय एक छात्र का मामला आज सदन में उठाया गया। पुंछ जिले की मंडी तहसील का रहने वाला यावर रशीद नाम के इस छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। हवेली पुंछ के विधायक एजाज जान ने आज ये मामला सदन में उठाया। उन्होंने इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवालिया निशान भी लगाए हैं। गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है और उसके लिए कोई जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। सर 17 साल का बच्चा है सर, वहां से यहाँ पे आया एग्जाम देने के लिए आया। आकाश यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस विधायक एजाज जैन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बच्चा जो कि पुंछ का रहने वाला है, कच्ची छावनी से वो गुम हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? एफआईआर भी लगी है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। देखिए, ये जो नौजवान है यावर रशीद इसका नाम है और ये रशीद साहब का बेटा है। ये पुंछ से आया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए आकाश इंस्टीट्यूशन में, और पेपर देने के बाद इसका पता नहीं चल रहा है। हमने कंसर्न अथॉरिटी से भी बात की है, मिसिंग रिपोर्ट डाल दी है, उन्होंने हमें एश्योर किया, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी का एक फेलियर है।
सिक्योरिटी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये सिक्योरिटी का जो निज़ाम है ये स्टेट के अंडर नहीं आता है, ये मरकज़ी सरकार के अंडर आता है। मैं अपील करूंगा एलजी साहब से कि वो इसमें इमीडिएटली एक रिव्यू ले लीजिए। जगह जगह बच्चे घूम रहे हैं और ये बड़ा एक कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लोगों का। क्या ये कहीं कोई डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और कौन लोग हैं इसके पीछे? उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत हुई आपकी? मेरी हुई 2-3 जगह बात हुई है इस मसले पे। जो ऑफिसर से मैंने उनसे बात की है और अभी मैं हाउस के अंदर जो है ये हाउस पे लाऊंगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से इस विषय को कितना गंभीर आप देखते हैं? ये बहुत गंभीर है। अगर एक बॉर्डर इलाके से एक आदमी यहाँ आता है, बच्चा आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए और 17 साल का नौजवान आता है, तो उसका इस किस्म से मिसिंग हो जाना, मैं समझता हूँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं कर रही, लेकिन इसको वॉर फुटिंग पे होना चाहिए और इमीडिएटली इनको उसको पता चलना चाहिए कि वो बच्चा गया कहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, एक 17 साल का बच्चा जो कि पुंछ से यहाँ पर पहुंचता है एग्जाम देने के लिए और कच्ची छावनी से जो है वो लापता हो जाता है और अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। कैमरा पर्सन नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहाद उल मुसलमीन ये दोनों ही संस्थाएं राष्ट्र विरोधी हैं और गृह मंत्रालय ने गहन जांच और विचार विमर्श के बाद ही ये कदम उठाए हैं। पीडीपी द्वारा इसका विरोध करने पर सुनील शर्मा ने कहा कि पीडीपी की सोच हमेशा ही अलगाववाद की रही है और यही वजह है कि उसका दर्द अब छलक उठा है। कल जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 एंटी नेशनल देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीरवाइज उमर फारूक एंड जेके इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेड बाय अब्बास अंसारी, उनको बैन किया गया और पूरी एक गहन जांच के बाद उनको बैन किया गया है। यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जिसके तहत इनको बैन किया गया है। मुझे लगता है कि ये वेलकम स्टेप है, ये स्वागत योग्य स्टेप है। जो दर्द अभी महबूबा मुफ्ती जी का चलका है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का चलका है, उनकी जो बेस है वो अलगाववाद पे आधारित है और कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे संगठनों के साथ उनका समझौता रहा है, फिर जाके वो राजनीति में आए हैं। आज उनको ये दर्द छलक रहा है क्योंकि अलगाववाद पे चोट जिस प्रकार से ये सरकार कर रही है, वो चोट उनका दर्द छलका रही है। मीरवाज उमर फारूक ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कंडेम किया। उन्होंने ये कहा कि अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त भारत सरकार है, एक नीति तो स्पष्ट है, किसी भी कीमत पे देश विरोधी किसी भी गतिविधि को विधि विरोधी, जिसे हम कहते हैं कानून विरोधी, ऐसी किसी भी गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाएगा। उससे मीरवाइज कुछ बोले, मैडम महबूबा मुफ्ती कुछ बोले, लेकिन देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। कानून और संविधान के उस वृत्त को, उस सर्कल को कोई लांघने की कोशिश करेगा तो उन्हें इसी प्रकार की कार्रवाई भुगतनी होगी। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।